चाहे सड़कें जाम करने वाला रास्ता हो, चाहे धरने में बैठने वाला रास्ता हो, वो सब रास्ते हम इस्तेमाल। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में धरना दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर किया था वो फॉर्मूला को वापस ले, हम भी यही कोशिश करेंगे कि अभी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया। हम लोग बहुत साफ तौर पे बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के जो हवाले किया गया था, जो एतराज़ात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश कर जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीज़ों को एड्रेस करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज़्यादा सख्त बनाकर लाए। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मींस गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ जी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल का भी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो और इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान होने चाहिए वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के अलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट वेयर द अमेंडमेंट्स? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इतलाक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्राइब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा, उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात भाई, हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए देश में जो हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, what protection is given to the वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप
अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू एंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख एंडोमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये है कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादतगाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा ना खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड the allies, at least allies, will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है कि वो इस कंट्रोवर्शियल, communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे पेश हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे जो एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शन हैं, हम आपके रिकॉर्ड में भी लाना चाहते हैं। यकीनन आप सब हज़रात इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने पेश कर दूँ और कि हमारे एतराज़ात क्या थे। वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूदात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। JPC ने मुतअद्दिद गैर मुताल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट थे एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिलाखिर JPC ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे, उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्ज़िये के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया JPC के अंदर, मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक
अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वफ़ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। सी, वफ़ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं? ए, नंबर 1, वक़्फ़ बराए इस्तेमाल, वक़्फ़ बाई यूज़र 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2, वक़्फ़ की तश्कील, वक़्फ़ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है जो कि गलत है हमारे नज़दीक। नंबर 3, वक़्फ़ के क्रिएशन करने में, वक़्फ़ की तश्कील में दफ़ा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफ़ा 3C का इजाफा जिसके मुताबिक कलेक्टर या अब कोई मुतय्यन ऑफिसर ये फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। नंबर 5, दफ़ा 3C2 उसके तहत में ये शक कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए। नंबर 5, लिमिटेशन के कानून से वक्फ जायदाद मुस्तस्ना थी, उसको हटा दिया गया है। इससे वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी 12 साल से ज़्यादा जिन वक्फ जायदादों पर कब्जा है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब के मालिक जो काबिल हैं वही हो जाएंगे। नंबर 7, दफ़ा 104 का खात्मा जो कि वक्फ जायदाद के इस्तेमाल के मकसद से मुताल्लिक़ है। ये तमाम मामलात बहुत ही संगीन हैं जो कि 2024 के तरमीमी बिल के ज़रिए उठाए गए हैं और उनसे वक्फ का पूरा निज़ाम ही तब्दील हो गया है। JPC में उन अहम नताइज के हामिल मामलात और अफेयर्स पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाज़ मामलात को JPC ने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफ़ा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिसर को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फ़ैसला क्या होता है। ये और ज़्यादा बिगड़ गया है जो कि सूरत हाल को मज़ीद अबतर कर देगा। एतराज़ कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को बना हमें एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ इस बात के ऊपर है कि वक्फ का निज़ाम में एक मुतय्यन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर था जो कि ज़्यादातर मामलात में हुकूमत के हक़ में ही फैसले देगा। JPC ने वक्फ बाई यूज़र, वक्फ बराए इस्तेमाल और लिमिटेशन के बारे में जो तजावीज़ पेश की हैं उनके मुताबिक आइंदा उस पर अमल होगा। ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इससे वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा क्योंकि हर तरमीम पर अमल आइंदा ही होता है। लिहाजा ये तजवीज़ जो है बेमाना है। ये कहना कि अब उस पर जो वक्फ बाई यूज़र आइंदा उस पर यह कानून लागू होगा। कानून जब भी बनता है तो आने वाले वक्त ही में लागू होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेमाना है एक तरीके से। JPC की जानिब से तरमीम की दूसरी मिसाल ये है कि अब वक्फ की तश्कील या वक्फ का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक़ हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक़ हासिल है ये कहने का? JPC ने यह भी इजाफा किया कि वाकिफ को जाहिर करना होगा कि वो इस्लाम पर कारबंद है। JPC ने इस शर्त को बदतर बना दिया है। असल एतराज़ ये था कि वाकिफ के मुसलमान होने की शर्त से मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा उस शर्त को हज़फ कर देना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि दफ़ा 32A2 में तरमीम की गई है जिसके मुताबिक वक्फ अलल औलाद की तश्कील के बाइस वरसा के हकूक़ विरासत में ख़त्म हो जाएंगे। एक तरीके से एतराज़ इस दफ़ा पर था कि अब से JPC ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक़ के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक़ से
इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्त तरमीमी बिल से जो निज़ाम दिरहम भरम हुआ है, उस पर मौजूदा वक्त कवानीन की रोशनी में नज़रसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज़्यादातर दफ़ात और शराइत बिजनसी बरकरार हैं, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा। ज़्यादातर दफ़ात और शराइत बिजनसी बरकरार हैं। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब थी। बुनियादी उमूर की रोशनी में वक्फ कानून में की इस्लाह होनी चाहिए थी और हमारे मज़कूरा बाला मारूदात में से किसी को भी पेश नज़र नहीं रखा गया जो कि उनको रखना चाहिए था। बात बहुत सारी आ गई हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बातें रखी हैं, हमारे प्रवक्ता ने बातें रखी है, अदीब साहब ने बहुत साफ तौर पर आपके सामने इस अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में बातें रखी हैं। हम इसको कबूल नहीं करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं और ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुल्क को तोड़ने की पॉलिटिक्स है। ये खास तौर से ये लगता है कि हमारी मुल्क की मेजॉरिटी को खुश करने की एक पॉलिटिक्स है और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। तो इससे कोई मुल्क का फायदा नहीं होने वाला है, देश का फायदा नहीं होने वाला है। इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं और उनका जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये काला कानून जो है वो काला कानून खत्म हो। जैसे कहा गया कि आज एक ब्लैक डे है और हम अब जैसे कि हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो। ये इसलिए कि हम देश को भी बचाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैंने ये बताया आपको कि जितने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करें। हम देशव्यापी अभियान चलेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में धरना दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर किया था वो फॉर्म लॉ को वापस ले, हम भी यही कोशिश करेंगे। पूरे देश के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि ये हुकूमत ये कानून वापस ले। लीगल रास्ता भी एक रास्ता है, वही अल्टीमेट रास्ता नहीं है, वो एक रास्ता है। लेकिन जितने रास्ते अवेलेबल हैं, चाहे सड़कें जाम करने वाला रास्ता हो, चाहे धरने में बैठने वाला रास्ता हो, वो सब रास्ते हम इस्तेमाल करें। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने पीसफुल रास्ते अवेलेबल हैं, उन रास्तों का हम इस्तेमाल करें। देखिए, वो तो आपको वक्त बताएगा क्या करेंगे। जी, देखिए गवर्नमेंट के जो हाशिया बरदार लोग हैं, आप मुझे बताइए, आज पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी साहब को। पार्लियामेंट तक पहुंचाने का रास्ता कितना साफ किया। हम जाने देंगे वो पार्लियामेंट? हमको तो जंतर मंतर धरना करने देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग हैं जिनको लाकर सौदाबाजी की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है। वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।